चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे पैटर्न पे आधारित जो कि नवोदय विद्यालय पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि हमसे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखा है बहुत सारे बच्चों ने। तो वो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि भाई सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहेगा। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, किसी समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरे ऋजु कोण के बराबर होता है। देखो यहाँ पे आपको पूछा गया कौन से समय में जो दोनों सुइयों है उनका बीच का कोण कौन सा बन जाए, ऋजु कोण हो जाए। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो एक चीज ये पता होना चाहिए कि ऋजु कोण होता क्या है। ऋजु कोण का मतलब ही अगर आपको पता नहीं होगा कि वो होता क्या है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। कोण मतलब एंगल की बात हो रही है, तो भाई ये जो ऋजु कोण होता है बच्चों, है ना, ये जो ऋजु कोण होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है बच्चों, ये 180 डिग्री का होता है। ये सबसे पहले तो ये माइंड में डालो, जिसको हम सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। इसको एक और नाम क्या है बच्चों, सरल कोण। कौन सा कोण है बच्चों, ये सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है। कैसे सरल कोण, कैसे, क्योंकि उसको बनाना बहुत ही सरल है। कैसे, आपको एक लाइन खींचनी है बस और ये बन गया आपका 180 डिग्री का कोण। ये होता है सरल कोण। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अब ये बताना आपको कि किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ऋजु कोण बनेगा। तो देखो बच्चों, आपको ऐसे सीधी लाइन होनी चाहिए तब जाके ऋजु कोण बनता है। ये बताओ सीधी लाइन कब होगी, किस समय होती, बताओ। अगर आप एक घड़ी की बात करें यहाँ पे बच्चों, है ना, एक घड़ी की बात करें, आपको पता है अगर आपको सीधा कोण बनाना है तो यही होगा सीधा कोण बच्चों। यही हो सकता है सीधा कोण के, नहीं हो सकता, बताओ बच्चों। यानी कि 6 बजरी होगी बराबर, बताओ बताओ 6 बजरी होगी कि नहीं बजरी होगी। बाकी ऑप्शन मिला लो। देखो बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा, सुबह की 6 बजा लो, रात की 6 बजा लो। क्योंकि 6 बजे जब ये कांटा 6 पे आता है तो ये वाला बड़ा वाला कांटा 12 पे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरी एक सीधी लाइन खींचा जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री बन जाता है, जिसे हम ऋजु कोण के नाम से जानते हैं, सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर आप चेको, अगर 12 बजेगी तो बच्चों ये कोण भी मतलब जो रहेगा, दोनों सुइयां एक ही जगह पे आ जाएगी, इस टाइप से एक ही जगह पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी दोनों सुइयां, है ना। 12 बजे कोई सी भी 12 बजा लो, यहाँ पे आएगा, है ना, दोनों सुइयां उधर आ जाती है। पूरी सीधी लाइन नहीं बनेगी, केवल ऊपर साइड ही दोनों कोण आ जाते, इधर तो आता नहीं है। तो दोनों सुइयां तो ऊपर चली जाएगी 12 बजे में। और 9:15 तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है ना। जब यहाँ पे 9 बजती है, ध्यान से समझना, 15 पे अगर कांटा आता है अपना, ठीक है, तो 9 के थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है कांटा। याद है सभी को, इस टाइप से हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है वो, क्योंकि 9 से ऊपर चला जाता है। लेकिन 6 बजे बराबर ये 12 पे आएगा और ये 6 पे ही रहेगा समय। और जो दोनों की जो सुइया रहेगी 12 पे और एक 6 पे, एकदम सीधा कोण बना देगी, वही हमारा ऋजु कोण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाम सबको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ और कोण के नाम बता दूं जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे न्यून कोण तो आप सभी को पता है, पर याद रख लेना, न्यून कोण जो होता है बच्चों, वो होता है 0 से बड़ा। किससे बड़ा होता है बच्चों, 0 से बड़ा होता है, यानी 1 से शुरुआत हो जाएगी, 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक है, ये आपको क्लियर है इतनी सी बात। उसके बाद आता है समकोण। कौन सा आता है बच्चों, समकोण होता है। समकोण जो होता है बच्चों, समकोण है ना, क्या लिख दिया मैंने, समकोण जो होता है बच्चों, वो होता है 90 डिग्री का। कौन सी डिग्री का होता है, केवल 90 डिग्री बराबर, जो कि एकदम सीधा एल शेप बनाता है ना, सीधा एल शेप बनाता है। उसके बाद एक और कोण आ जाए अपना, अधिक कोण। कौन सा आ जाए बच्चों, अधिक कोण। कौन सा कोण आ जाए बच्चों, अधिक कोण आ जाएगा। अधिक कोण होता है बच्चों 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 से क्या होगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। ये होता है अपना अधिक कोण। ये 3 नाम मैंने बता दिए। उसके बाद ऋजु कोण तो मैंने आपको भी समझा है, ऋजु कोण होता है अपना 180 डिग्री का। इसके बाद 2 कोण और होते हैं, एक और याद रखना, इसको बोलते हैं वृहत कोण। वृहत, वृहत या फिर इसको बोल सकते हैं प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण, ये नाम याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वृहत कोण को ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये होता है बच्चों 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है, सारे नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सारे कोण। न्यून कोण हो गया 0 से बड़ा, 90 से छोटा। समकोण होता है 90 के बराबर। अधिक कोण होता है 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ऋजु कोण होता है 180 के बराबर, जिसको हम सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। एक होता है वृहत कोण, जिसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, जो कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा है। और एक लास्ट कोण बचा, जिसको हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। यहाँ लिख देता हूं मैं ना, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण बच्चों, संपूर्ण कोण, जिसको पूर्ण कोण के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, यानी एक सर्कल पूरा हो जाता है 360 डिग्री। ये सारे के सारे नाम आपको याद रख लेने हैं, घुसा लेने हैं माइंड के अंदर। चलिए बच्चों,
अगले क्वेश्चन पे आते, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो 5 मीटर 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है बच्चों। देखो 5 मीटर का अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन इधर बराबर क्या लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है, ठीक है। अब 5 मीटर का मतलब अगर 5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 500 मीटर हो जाएंगे, और 500 मीटर में 8 मीटर में जोड़ दूंगा तो 508 मीटर बनेगा टोटल, सेंटीमीटर बनेगा टोटल, है ना। सेंटीमीटर बनेगा, है ना। ये 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर हो जाता है, और 8 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ें कितना बनेगा, 508 बनना चाहिए, कि यहाँ पे 580 आ गया, ठीक है। 1 मीटर के बराबर 100 होता है, सभी को पता है। 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर के बराबर 500 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, तो 508 सेंटीमीटर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 580 दे रखा है। गलत हो गया ये बात, है ना आपने, क्योंकि सही पूछा यहाँ पे तो सही नहीं है, ये गलत बता रहा है। 7 मीटर और 55 दिया गया। 7 मीटर का मतलब क्या होगा बच्चों, 7 मीटर बराबर होता है 700 सेंटीमीटर, और पीछे सेंटीमीटर लेगा 55, यानी कि 755 सेंटीमीटर होना चाहिए ये। लेकिन आपको कितना दिया है, 7055 दे रखा है, तो जो कि ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में आ जाते हैं। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गया है। 2000 मीटर में 70 मीटर और जोड़ दो, तो 2070 मीटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका बन रहा है। नहीं बन रहा, बिल्कुल ये भी गलत है अपना, क्योंकि 270 लिख दिया केवल यहाँ पे, जबकि 2070 बनना चाहिए था। 6 किलोमीटर और 11 मीटर की बात करें तो 6 किलोमीटर के बराबर होता है बच्चों 6000 मीटर, और 6000 मीटर में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 6011 मीटर हो जाना चाहिए बराबर इसके। बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों अगला सवाल समझिएगा। एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। अब देखो आयत के परिमाप के लिए अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, आयत की चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई हम निकालेंगे, पहले जो जो बोला उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। एक वर्ग और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना बच्चों हर एक चीज, बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। उसी ने बोला सवाल में, है ना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। सवाल में बोला ना कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, याद रखना ना। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, या फिर भुजा की घात 2 भी लिख सकते हो, है ना, भुजा की घात 2 भी लिख सकते हो। भुजा गुणित भुजा हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, बिल्कुल पता है सभी को, ठीक है। अब वर्ग का यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, प्रत्येक वर्ग की भुजा 42 है, यानी भुजा हमारे पास 42, तो 42 गुना भुजा कितनी है, 42 गुना 42, है ना। जहाँ जहाँ भुजा थी वहां पे मैंने 42 42 लिख दिया, क्योंकि सवाल में दिया गया था अपने को। और यहाँ पे क्या दे रखा अपने को, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई नहीं है, लंबाई मैंने x मान ली, चौड़ाई अपना हो गया 28, ठीक है। चौड़ाई अपनी कितनी हो गई बच्चों, 28 हो चुकी है यहाँ पर। अब ये गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी, तो 42 42 का गुणा कर लो, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, काटने में अच्छा रहेगा। नीचे आ जाएगा 28, और बराबर के उधर रहेगा x। गुणे की संख्या बराबर के इधर आती है तो इसमें आ जाता, वो भाग में आ जाती, जो कि हमने लिख दिया। अब 14 से घट रहा बच्चों ये, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, है ना। 14 तिया 42 हो गया, 2 एक कम 2, 21 दूनी 42, 21 में 3 का गुणा करो, 21 तिया 63, है ना। तो हमारा x का मान निकल के आ गया 63, यानी कि चौड़ाई हमारी 28 थी, लंबाई हमारी हो गई है कितनी, 63। अब देखो बच्चों आयत अपना यही होता है ना, तो ये हो गई 63 अपनी लंबाई इधर भी, और 63 इधर भी, 28 इधर भी, और 28 इधर भी, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा रहती है वो बराबर रहती है आयत की, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों आ गए। अब क्या है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा लो। आयत बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, है ना। 2 गुणित ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है। या फिर अब सीधे पता है आप सभी को, तो डायरेक्ट इन सबको जोड़ दो। परिमाप एक और भाषा में बोल सकते हैं सभी भुजाओं का योग, यानी आयत की जितनी भुजाएं सभी को जोड़ दो। तो 63 63 28 28 को जोड़ दो, है ना। तो 63 63 28 और 28 को जोड़ दो, 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22 का 2 हासिल आया 2, 6 6 12, और 6 2 2 4 2 6 6 18, 182 बच्चों हमारा आंसर होगा। 182 मीटर इसका क्या रहेगा, परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। तो आपको परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाएं पता होनी चाहिए जो कि हमने निकाला, क्योंकि हमको चौड़ाई दे रखी थी, लंबाई हमने निकाली, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 28 28 63 63, हमारा आंसर होगा 182 मीटर परिमाप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि, मतलब एक भिन्न है वही रहेगी या फिर तुल्य रहेगी। मतलब क्या बोल रहा है, भिन्न जैसे मान लो 1/2 है तो 1/2 ही आ जाए, या फिर 4/8 भी लिख सकते हो, यानी इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 दे दे के वही बनेगा, यानी कि उसके तुल्य हो जाए, उसके समान तुलना हो जाए उसकी, या फिर वही बन जाए, है ना। तो आपको ऐसे बताना कौन सी होगी, ठीक है, जैसे हम समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो एक एक ऑप्शन यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं क्या है अपने पास, एक संख्या है अंश व हर में जोड़ दी जाए। देखो जो जो बोल रहा हूँ समझना, मान लो एक संख्या एक भिन्न मान लेते हैं अपन, अंश व हर तो वही रहता है। मैंने लिख लिया बच्चों 1/2 ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ये सभी के लिए यही यूज करेंगे अपन। पहला ऑप्शन हम लेते हैं, एक संख्या इसके अंश और हर में जोड़ दी जाए। कुछ भी एक संख्या अंश और हर में जोड़ेंगे तो बच्चों अभी तो 1/2 है ये, अगर मैं इसमें 1/2 में अगर मैं दो दो दोनों में जोड़ दूं तो यहाँ पे 3 बन जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब ये बताओ इसको काटने पर और इसको काटने पर सेम आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये बराबर नहीं है, तुल्य नहीं है। तुल्य यानी बराबर आना चाहिए या फिर वही आना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा ना। हमने दो दो दोनों में जोड़ा, वापिस कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये नहीं बन पा रहा वापिस से, मतलब ये गलत हो गया अपना, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा लेके चलते हैं, दूसरे में भी 1/2 लेते हैं, इसके बराबर क्या करें, उसने बोला अंश व हर में घटा दी जाए। घटाएंगे बच्चों, मान लो यहाँ पे मैं 1 घटा दूं और यहाँ पर भी 1 घटा दूं, है ना, तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 0 और नीचे नीचे बन जाएगा, अरे बन जा भाई, नीचे बन जाएगा 1। तो क्या सेम बना है क्या, नहीं बना, ये भी गलत है। एक ही संख्या में शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुणा किया जाए, एक ही संख्या में ना, यानी 1/2 में मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 का गुणा करता हूँ, 2 1 कम 2, नीचे आ जाए 2 दूनी 4, ये कट रहा है क्या, काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, वापिस ये बन गया, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बराबर है, यानी हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसको भी कर सकते, इसे इसके व्युत्क्रम में गुणा किया जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसे इसके व्युत्क्रम में अगर गुणा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कटेंगे तो 1 आ जाए, जबकि अपने पास तो आधा ही है ना, तो ये भी गलत ऑप्शन है अपना, यानी हमारा सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, शून्य को छोड़ के उसने अंश व हर में गुणा करना है। तो इसमें सेम संख्या का करते ध्यान रखिएगा, कभी भी आप करो ना तो ऐसा नहीं कि भाई इसमें अलग कर दिया, इसमें सेम संख्या का गुणा होता है, सेम संख्या का जोड़, सेम संख्या घटाव, है ना, उस टाइप से। व्युत्क्रम तो मतलब पलटना, मतलब व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि संख्या को पलट के लगाते हैं, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कम 1 बनेगा, यानी कि 1 के बराबर है ही नहीं है, तो आधा है, 1 बन गया, तो ऑप्शन हो नहीं सकता, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 7 के बटे में 13 को 25 के बटे 26 में से घटाने पर प्राप्त होता है। अब बच्चों इस चीज को समझना, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा लिख देते, देखो 7 के बटे 13 को इसमें से घटाना 25 बटे 26, ये ऐसे लिख देंगे, जबकि सवाल कुछ और पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि 7 बटे 13 को किस में से घटाना है, 25 बटे 26 में से घटाना है। 7 बटे 13 को किस में से घटाना है, 25 बटा 26 में से घटाना, यानी कि ये ऐसे लिखना था अपने को कि 25 के बटे में 26 और माइनस में 7 के बटे में 13। तो ये यहीं पे पहले सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसको किस में से घटाना है। सवाल को ध्यान से समझो, 7 बटे 13 को 25 बटा 26 में से घटाना है ना, तो किस में से घटाना है, 25 बटा 26 में से घटाना है, किसको, 7 बटे 13 को। इस सवाल से अब क्या सीखोगे कि भाई सवाल को सही तरीके से पढ़ के उसका सोल्यूशन किया करें। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, 26 और 13 का 26 ही आएगा वैसे, पर करके देख लेते हैं, है ना। 2 से करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 अभाज्य संख्या तो 13 से ही जाएगा, और इन दोनों का गुणा कर लो, 13 दूनी 26, एलसीएम 26 आएगा अपना, कितना है बच्चों, एलसीएम कितना है, 26 आया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, एलसीएम हमने निकाल लिया 26, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नियम सभी को पता है कि इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में पहले भाग होता है, यानी नीचे वाली संख्या का जो हमारा एलसीएम होता है उसमें भाग करते हैं। 26 में 26 का भाग देंगे, कितना आया, 1 आया। अब ये 1 आया, इसका ऊपर वाली संख्या के साथ होता है गुणा, तो 1 का 25 में गुणा करेंगे, 25 1 कम 25, माइनस का माइनस लग जाएगा। 13 का भाग अगर हम 26 में देंगे बच्चों तो 2 बार में जाएगा, 13 दूनी 26, 2 आया, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। घटा दो बच्चों, कितना बचेगा, 25 में से 14 गया तो 11 बचा, नीचे आ जाएगा 26। हमारा आंसर आएगा बच्चों 11 बटे 26, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। देखो ऑप्शन नंबर जो पहला है बच्चों वही हमारा सही आंसर निकल के आ चुका है। और अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो
और आप अच्छे से सीखते हो, समझ में सब कुछ आता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के हिसाब से, और आप लाइक भी नहीं कर रहे हो वीडियो को, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो फिर ये बात सबसे बेकार है मेरे लिए कि मतलब अपनी मेहनत व्यर्थ हो रही, बच्चे जुड़ते नहीं है, तो मतलब क्या है पढ़ाने से। फिर अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे अच्छा लगे। इस वीडियो पे कम से कम मुझे 500 सब्सक्राइबर इसी वीडियो पे चाहिए सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। 500 जने, जितना ने भी नहीं किया ना उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वाले वीडियो में जरूर करना। मैं बार बार ये बात नहीं बोलता हूँ, आशीर्वाद महाकाल का चाहिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित का भार 107 किलोग्राम। बच्चों ये सवाल मैं करवा चुका हूँ पहले, तो मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सवाल मुझे कमेंट करके भी बताना इसका आंसर। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे जो सुमित का भार है उसको 107 केजी दिया गया है, और जो संजय का भार है वो दिया गया 82 केजी दिया गया है। दोनों का भार सन्निकटन के द्वारा निकटतम किस में बदलना है? दहाई में बदलना है, और फिर अंतर करना है। दहाई में बदलना मतलब क्या होता है? इकाई दहाई, इसके आगे वाला अंक अगर 5 से बड़ा होता है इधर +1 करते हैं, है ना, उस टाइप से। तो इसको आप ट्राई करके बताइएगा। मैंने बहुत बार इस सवाल को लिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ 1-2 साल पहले ये पूछा गया था, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। इसमें सीखने वाली बात यह है कि आपको सन्निकटन समझ में आ जाएगा। सवाल रिपीट नहीं होता, लेकिन सन्निकटन वाली चीजें तो रिपीट होती ना, तो ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करके बताइए, कमेंट करके बताना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 30,009 लिखा हुआ है। 30,009 का मान वही है जो कि 30,009 का मान वही है जो कि किसका होगा? 30 10,000 30 10,000 30 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 30 10,000 तथा 9 दहाई, ये तो इकाई पे है ना भैया, ये तो इकाई पे अंक पे, तो दहाई वाले तो गलत हो गया, दहाई वाला तो गलत हो गया, सैकड़ा वाला भी गलत हो गया। बचा कौन सा भाई? एक ही ऑप्शन बचा, 3 10,000। देखो बच्चों इसी को समझना है ना, 3 10,000 मतलब क्या बोल रहा है? गुणा ही तो करना है। 3 10,000 का मतलब क्या होगा? 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और 9 किस पे बच्चों? इकाई, तो 9 इकाई यानी कि 9 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 9 इकाई पे आ जाएगा, तो यही तो बनेगा हमारा आंसर जो पूछा गया है, यही तो है इसका मान। सिंपल सी बात है, 9 दिया गया है भाई यहाँ पे दहाई, 9 दहाई पे क्या नहीं है? 9 सैकड़े पे क्या नहीं है? 9 दहाई पे क्या नहीं है? 9 किस पे लिखा हुआ है? इकाई पे लिखा हुआ है। बस बात खत्म हो गई ना, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल राइट हो चुका है बच्चों। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से भी अपने को समझ में आ जाता है कि सवाल का आंसर क्या है। और अगर ये हिंट नहीं मिलता तो यहीं पे लिखा था 3 10,000, 3 10,000, 30 10,000 तो वो कितना हो जाता? 3 लाख हो जाता, ये भी 3 लाख हो जाता। ये 30,000 था, ये भी 30,000 था, लेकिन यहाँ पे दहाई लिखा था, यहाँ पे इकाई लिखा था, तो हमारा आंसर इकाई वाला चाहिए हमको। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे हैं और 4 LED बल्ब लगे हैं। पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी? अगर हर पंखे के लिए 1 और 2 LED बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए, तो आपको स्विच की संख्या बतानी कितनी जरूरत पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा कि पंखे कितने लगे हुए हैं, बल्ब कितने लगे हैं, 2 बल्ब के हिसाब से 1 स्विच आपको बताना है। देखो बच्चों, टोटल कमरे कितने हैं यहाँ पे लिखते हैं। टोटल कमरे जो है बच्चों अपने पास 17 है। कितने कमरे बच्चों? 17 कमरे हैं। और हर कमरे में कितने पंखे? 2 पंखे, यानी कि 17। अगर पंखे की बात करूं बच्चों, पंखे दिए ना, पंखे की अगर हम बात करें बच्चों, तो 17 कमरे हैं और हर कमरे में 2 पंखे, तो 17 दूनी 34 पंखे यहाँ पे लगेंगे, है ना। हर कमरे में कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं, तो 17 दूनी 34 पंखे हो गए। फिर क्या बच्चा? LED है, तो LED की हम बात करें तो LED कितनी है? हर कमरे में 4 LED बल्ब लगे, 4 लगे हैं, यानी 17 का गुणा हम किस में करेंगे? 4 में करेंगे, तो 17 दूनी 17 चौक 68 हो जाएगा। 68 बल्ब है बच्चों। टोटल कितने LED बल्ब है? 68 बल्ब है। फिर उसने आगे बोला है कि कितने स्विच लगे हैं अगर हर पंखे के लिए 1 स्विच। बच्चों अगर 34 पंखे हैं तो 34 स्विच चाहिए, क्योंकि हर पंखे के लिए कितने स्विच चाहिए होंगे? स्विच की बात कर रहा बच्चा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच। ठीक है, स्विच कितने? देखो हर पंखे के लिए 1 स्विच चाहिए। कंडीशन क्या लिखिए? हर पंखे के लिए 1 चाहिए, तो 34 पंखे अपने पास, तो 34 स्विच चाहिए होंगे। 34 तो चलो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 LED बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए, तो 2 LED के हिसाब से आपको बताना है, तो यानी 68 है, तो 68 में 2 का भाग दे देते 34 आ जाएगा, यानी 34 स्विच इस पे भी चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि 68 का आधा हो गया 2 स्विच के हिसाब से, मतलब 2 बल्ब के हिसाब से 1 स्विच है, तो 2 का भाग दे दिया, तो 34 स्विच इसमें भी चाहिए। 34 और 34 कितना हो गया? टोटल 68 स्विच की जरूरत पड़ेगी। 68 हमारा आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही आंसर हमारा बनता है। चलिए बच्चों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोशिश हमने पूरी ईमानदारी से की है, और आपको भी ईमानदारी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों जुड़ने के लिए। और अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है तो नीचे दे नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।